मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। स्थानीय प्रशासन क्या है, इस विषय पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। आज कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप सबसे बहुत सारी जानकारियाँ और उसको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और इसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि इंडिया के अंतर्गत जो हमने व्यवस्था अपनाई है वो फेडरलिज्म की, केंद्र और राज्य दोनों में ही शासन व्यवस्था का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार अलग कार्य करती है और राज्य सरकार अलग कार्य करती है। केंद्र और राज्य जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, रोड सेफ्टी इत्यादि जो रूल्स बनाए जाते हैं वो फेडरलिज्म के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी स्थानीय ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान राज्य और केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, जैसे बिजली की व्यवस्था, रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों का निर्माण कराना, स्वच्छता की व्यवस्था। इन सब कार्यों को करने का दायित्व स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पर जुड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट आती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से लोगों का चुनाव किया जाता है, और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो सदस्य होते हैं वो मिल करके पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। स्थानीय जो लोकल स्तर पर हम ये देखते हैं कि अगर केंद्रीय स्तर पर शासन कार्यों का संचालन किया जाए, यानी जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि केंद्रीकरण के क्या फ़ायदा है। केंद्रीकरण से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक जगह से डिसीज़न ले लिए जाते हैं, एक यूनिटी रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, कार्यों को ठीक प्रकार से किया जा सकता है, अनुशासनहीनता की समस्याएं नहीं होती। हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्थानीय स्तर की, तो जो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इतने सारे गांव हैं और प्राकृतिक स्थिति सबकी अलग अलग है, ज़रूरी नहीं कि एक क्षेत्र की जो समस्या है वो दूसरे क्षेत्र में भी हो, सभी जगह समान हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो शक्तियों का वितरण है वो स्थानीय इकाइयों को भी सौंपा जाए। तो इसके लिए बच्चों लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी दो तरीके से इसको बांटा गया है। इन पर चर्चा करने से पहले हम कुछ और बातों पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। कि वह पंचायती राज सिस्टम रिक्वायर्ड क्यों जरूरी था। पंचायती राज सिस्टम, पंच यानी कुछ लोगों की मिलकर के एक समिति बना दी जाए, ये पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए की गई है, शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए किया गया। इट इज़ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण स्तर पर सेल्फ गवर्नमेंट यानी हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। इट इज़ टू इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी हमने जो बात की है वो ग्रास रूट की बात की है कि नीचे के स्तर पर, जैसे कि हम एक परिवार की बात करें, परिवार में भी लोगों को डिसीज़न लेने का अधिकार होता है। गांव में जहां रह रहे हैं वहां भी लोगों को डिसीज़न लेने का अधिकार होता है। तो ये ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज सिस्टम रिक्वायर्ड है। इसके लिए किया गया। जब हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हमने ये देखा है कि पंचायत भारत में बहुत लंबे समय से मौजूद है। हमेशा भारतीय समाज में पंचायत की व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान रही है। हम जो पंचायत के बारे में हम पाते हैं कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, जो अर्थशास्त्र हैं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उन सब में पंचायतों का जिक्र किया गया है। गांधी जी कि जो ग्राम स्वराज्य का सपना था वो भी इन पंचायतों से जुड़ा हुआ ही है। यानी ग्राम स्वराज्य की जब गांधी जी बात करते थे तो गाँवों का अपना स्वराज होना चाहिए, गाँवों की अपनी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रिटिश, हम सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में देखते हैं वो लॉर्ड रिपन को देखते हैं। उनको लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया आगे बढ़ाया, और इसीलिए उनको फादर ऑफ लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। बहुत सारे आर्टिकल भी उससे रिलेटेड हैं जिस पर भी मैं बात करना चाहूँगी। पंचायती राज भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में कहा गया था। 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी में उसको उठाया गया पंचायती राज सिस्टम को, और उन्होंने एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात कही। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और बाद में 1959 में जो है आंध्र प्रदेश में भी उसको किया गया। बहुत सारी कमिटीज़ इसमें पंचायती राज सिस्टम को चेंज करने के लिए समय समय पर बनती रही, और फाइनली जो 73rd अमेंडमेंट था 1992 में पंचायती राज का, वो भारतीय संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में उसे जोड़ा गया। और यहाँ पर हमने जो बात की वो संवैधानिक प्रावधान पंचायतों को दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को। हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें होती हैं, और उसके बाद जो है सबसे ऊपर जिला परिषद होता है। ग्राम सभा जो सबसे नीचे की इकाई होती है वो ग्राम सभा कहलाती है। जो भी नागरिक 18 साल का है वो इस ग्राम सभा का सदस्य होता है, और ग्राम सभा के जो वोट्स होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा किए जाते हैं। हम कुछ बातों को और ध्यान रखना चाहेंगे कि इन विच आर्टिकल इट इज़ मेंशन्ड अबाउट पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 40 में हु गेव द 3 टायर सिस्टम फॉर पंचायती राज सिस्टम? बलवंत राय मेहता कमेटी। बाय विच अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि फोर्स में कब आया? 1993। पंचायती बॉडी में जो बातें की जाती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। हु गेव द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज? महात्मा गांधी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड रिपन। तो ये जब हम बात कर रहे थे तो इन सारी चीज़ों के बाद में जो हमने बात की कि लोकल गवर्नमेंट के जो टाइप हैं वो 2 तरह के होते हैं, पंचायत ग्रामीण व्यवस्था और नगरीय शासन प्रणाली। जहाँ पर पंचायती राज की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटीज़ पर भी चर्चा की जाती है। पंचायती राज यानी ग्रामीण स्तर पर बैठ करके लोग जहाँ सब बातचीत करते हैं और जो स्थानीय समस्याओं से जुड़ा होता है उनको हम पंचायती राज के रूप में देखते हैं, जहाँ पर सफाई, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था स्थानीय इकाइयों से की जाती है, और साथ ही साथ जो पॉलिसी है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य भी होता है। सो हम 7th शेड्यूल देखते हैं, उसमें यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के बाद स्टेट लिस्ट है, और स्टेट लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और इन सारे के बारे में आधार पर उनको शक्तियाँ दी गई हैं। तो आर्टिकल 40 में 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पंचायती राज की बात की जाती है। पंचायती राज में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर ग्राम सभा के पास में होती है, यानी एज 18 के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो ग्राम पंचायत के पास होती है, जिसमें सरपंच और पंच होते हैं। ग्राम सभा में जो सारे 18 ईयर्स के लोग मिलकर के चुने जाते हैं वो वार्ड के आधार पर चुने जाते हैं, और हर वार्ड से पंच का चुनाव किया जाता है। एक पंच होते हैं और एक सरपंच होते हैं। ये जो पंचायत में पोलिंग के माध्यम से इन्हें चुना जाता है, और इसके लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए जाते हैं, और ग्राम पंचायत की एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो पंच और सरपंच के पास होती है। हम बच्चों इसको केंद्रीय और राज्य स्तर के शासन व्यवस्था के आधार पर ही देखते हैं कि जैसे कि लेजिस्लेटिव सेंट्रल स्तर, केंद्रीय स्तर पर होती है, वहाँ पर लोकसभा होती है, और राज्यों में विधानसभा होती है, उसी तरह से गाँव में ग्राम सभा होती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ग्राम पंचायत के पास में होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, और पंच होता है जो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, और ये अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो
जो पंच होते हैं इनकी संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। कितना बड़ा गांव है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लेजिस्लेचर है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सेक्रेटरी होता है जो शासन व्यवस्था को देखने का कार्य करता है और इसके पास में विभिन्न प्रकार की पावर होती है। तो ये बात की हमने उसके बारे में। वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत पे जब हम बात करेंगे तो साल में करीब 4 बार इनकी मीटिंग होती है जो स्थानीय मुद्दों से जुड़ी होती है और स्थानीय समस्याओं के बारे पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होती है। पानी, बिजली और रोजगार के बारे में बातचीत करने के लिए समय समय पर ग्राम सभा की मीटिंग साल में आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है 11th अनुसूची में 22 विषय दिए गए हैं जिन पर इनको चर्चा करने का अधिकार होता है। इसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती, ब्लॉक पंचायत भी इसको कहते हैं, जनपद पंचायत भी कहते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं सरपंच, बीडीओ ऑफिसर, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉरपोरेट सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग के, और सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पंचायत समिति के अंतर्गत कार्य करते हैं। बात करते हैं हम इनके बारे में। तो ये जो ब्लॉक प्रमुख, इनका जिला प्रमुख होता है, ब्लॉक का प्रमुख होता है, वो इन कार्यों को देखने का कार्य करता है और ये भी वोटिंग के आधार पर चुने जाते हैं जिसमें गांव के विलेजर्स जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला परिषद जो होती है उसे जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है, जिसका प्रमुख, ब्लॉक का प्रमुख, एमएलए एमपी इसमें होते हैं। और सीईओ जो होता है, कार्यकारी अधिकारी, वो आईएएस होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो ब्लॉक है, फिर ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत कार्य करती हैं। आज हमने जो बात की वो ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की। अब नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे नगरीय पंचायत समिति की। थैंक यू।